My dear UPSC aspirants, I hope you all are doing well, and I welcome you all to the editorial analysis series where we discuss important editorials from The Hindu, Indian Express, and other newspapers. For beginner students and those who are new in this series, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, अगर आप डायरेक्टली कोई मंथली या ईयरली कंपाइलेशन पढ़ेंगे, उसको याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपने करंट अफेयर्स को डेली गो थ्रू नहीं किया है। और सिमिलरली अगर आप रोज एक 10 मिनट या 15 मिनट का कोई भी एक वीडियो देख रहे हो या मे बी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो 30-35 मिनट्स में, तो उससे क्या होता है कि वो न्यूज आपके माइंड में बिल्ड होती है और फिर वही टाइम आपका सेव हो जाता है जहां पे आपको मंथली या ईयरली कंपाइलेशन करने में कम टाइम लगता है और आप चीजों को लिंक भी कर पाते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको एडिटोरियल्स क्यों पढ़ने चाहिए। सो वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज द मेंस एग्जामिनेशन, है ना। तो मेंस एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना है। अब मेंस के लिए बेसिक चीज क्या है, मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आंसर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आंसर्स अब आपके कैसे स्टैंड अपार्ट हो सकते हैं, तो जैसे कि अब आप देखो आज के द हिंदू में देयर इज एन एडिटोरियल फ्रॉम हर्षवी पंत। तो इस तरह के व्यूज, इस तरह के पॉइंट्स जब आप अपने आंसर्स में लिखोगे देन ओनली योर आंसर्स विल बी सिलेक्शन वर्दी। ठीक है, वो दूसरों के आंसर्स से स्टैंड अपार्ट बनेंगे। एक एवरेज से एक अच्छा आंसर तभी बन पाएगा जब आप इस तरह के व्यूज लिखेंगे। So that is why newspaper reading और editorial analysis is very important. चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस 26 ऑफ अगस्त। तो आज मैंने दो एडिटोरियल्स पिक किए हैं, दोनों ही द हिंदू से हैं। एक एडिटोरियल है और दूसरी न्यूज बेस्ड क्या कहते हैं, एक आर्टिकल टाइप का है। ठीक है, तो आई गो थ्रू बोथ द न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बल्कि बिजनेस लाइन वगैरह को भी मैं गो थ्रू करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँ। जो लोग इसको कंटिन्यूसली देख रहे होंगे उन्होंने भी रियलाइज किया होगा कि यही सेम टॉपिक्स हम मंथली वर्कबुक में भी कवर कर रहे हैं और बहुत ही आसान हो जा रहा है उनको कवर करना। इनफैक्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर राइटिंग एज वेल। जो बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोगों के पास इतना कंटेंट नहीं होता है, तो आंसर लिखने में आपको बहुत डिफिकल्टी आती है। सो दिस कैन बी अ गुड वे टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एज वेल, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन को पूरा डिकोड भी करती हूँ, बताती हूँ इंट्रो कैसे लिखोगे, बॉडी कैसे लिखोगे, पूरा फॉर्डर भी है। तो आप अपनी आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इंडिया जापान टाइज। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि लिखा हुआ है ओल्ड पार्टनर्स न्यू प्रायोरिटी। तो मतलब क्या है कि जापान, देखो ऐसा तो नहीं है कि हम आज एकदम से जापान के साथ क्या कहते हैं रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं। नो, जापान के साथ हमारे काफी पहले से हमारे टाइज हैं, बट अभी हम और ज्यादा उस रिलेशन को रिजुविनेट कर रहे हैं और ज्यादा फोकस दे रहे हैं ड्यू टू शिफ्टिंग प्रायोरिटीज। शिफ्टिंग प्रायोरिटीज considering the China factor, considering the US factor, जो डिफरेंट जियो पॉलिटिकल रियलिटीज है उस सिनारियो में इंडिया इज ट्राइंग टू बैलेंस विद मल्टीपल कंट्रीज। ठीक है, कहीं सऊदी अरेबिया, यूएई, अफ्रीकन कंट्रीज, जापान। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट द एडिटोरियल इज आल्सो टॉकिंग अबाउट। फिर यहाँ पर इसके मल्टीपल डायमेंशन हम देखेंगे कि किन किन एरियाज में हमारा जापान के साथ कोऑपरेशन है, और इस पे मैं आज आप लोगों के लिए पीवाईक्यू भी लाई। तो जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया चाइना टेंशन चल रहे हैं, यूएस के साथ भी हमारे टैरिफ के ऊपर टेंशन चल रहे हैं। अभी हमने रशियन ऑयल इंपोर्ट किया है तो उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि पेनल्टी लगाएंगे। तो इस सब सिनेरियो में इंडिया इज लुकिंग फॉर न्यू पार्टनर्स एंड वन ऑफ देम इज जापान एज वेल। यहाँ पर जैसे कि स्पेशली पीएसआईआर, जिन लोगों का पीएसआईआर ऑप्शन है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हर्ष वी पंत आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंडिया जापान टाइज ये कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं इन अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी अभी हमारे रिलेशंस में है विद चाइना, विद यूएस, बट इंडिया जापान टाइज अभी भी कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं। इसको हेजिंग स्ट्रैटेजी कह सकते हैं हम आईआर में। थ्योरेटिकल लेंस से अगर हम देखें तो यहाँ पर दिस शोज रियलिज्म एज वेल, जहां पर हम पावर को बैलेंस करने की कोशिश करें, एज वेल एज लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म कैसे? लिबरल जो आइडियाज हैं दे फोकस अपॉन कमिटमेंट, ओपन, फ्री ओपन व्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, सबको आपस में ट्रेड करने दो। तो वो जापान और इंडिया की वो फिलोसफी भी मैच कर रही है। तो यहाँ पर हमें दो तरह की थ्योरीज से आप इसे लिंक कर सकते हो, आईआर की, रियलिज्म एंड लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी काफी ज्यादा है, जैसे कि जापान ने 10 ट्रिलियन युआन इन्वेस्टमेंट किया है इन इंडिया। ओके, फोकस एरियाज फॉर एग्जांपल वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स। और जापान जो है वो इंडिया को एज अ ट्रस्टेड पार्टनर भी देखता है अमिड ग्लोबल जो भी हमारी अनसर्टिनिटीज चल रही है चाइना, यूएस, इस सब के साथ। तो उस
सिनेरियो में इंडिया और जापान एक दूसरे को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देख सकते हैं इन ट्रेड एक्सेट्रा। स्कॉलरली इनपुट अगर हम इस पे देखें तो जैसे कि बासु हाईलाइट कर रहे हैं, जापान रेडीनेस टू ट्रांसफर कटिंग एज टेक्नोलॉजी शोज स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, जो कि काफी ज्यादा हमको नहीं देखने को मिलता है ईस्ट एशियन डिप्लोमेसी में। बट जापान हमारे साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, तो वो दिखा रहा है दोनों पार्टनर्स के बीच का ट्रस्ट। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के साथ इसको हम लिंक कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिफेंस कोऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल डिफेंस पार्टनरशिप थ्रू मल्टीपल डिफेंस एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज। फिर साइबर सिक्योरिटी कवर कर रहे हैं ये लोग, क्रिटिकल मिनरल्स पे क्वाड में कोऑपरेट कर रहे हैं। हर्षवी पंत इस पे जैसे इसको बता रहे हैं कि दिस पार्टनरशिप रीइंफोर्सेस एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर विदाउट बीइंग ओवर्टली एंटी चाइना। तो बहुत ज्यादा एंटी चाइना हुए बिना भी हम सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं इन एशिया। आईआर पर्सपेक्टिव से इसको बैलेंस ऑफ थ्रेट थ्योरी ऑफ स्टीफन वॉल्ट, उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग कि अगर आपको जो भी आप लोग आईआर में थ्योरीज पढ़ते हैं, है ना, उसको अगर आपको करंट से लिंक करना है, सो दैट इज ऑल्सो बीइंग डन ओवर हियर। यूएस फैक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली बात तो ये जैसे अभी मोदी जाने वाले हैं चाइना, ओके, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, साथ में यूएस फैक्टर, उसको बैलेंस करने के लिए भी जापान के साथ रिलेशंस बिल्ड करना इज रियली इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे जैसे कि यही हर्षवी पंत भी कह रहे हैं कि इंडिया मस्ट हेज बिटवीन वॉशिंगटन एंड बीजिंग, जहां पर जैसे कि टोक्यो कंसिस्टेंसी हमको प्रोवाइड कर रहा है विच द यूएस और चाइना इज नॉट एबल टू प्रोवाइड। इंडो पैसिफिक क्वाड, इन सब में हम कोऑपरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इंडिया और जापान के अभी जो रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, इट इज ऑल अ ब्रॉडर पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मैसेज हम कह सकते हैं। दिस इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि रिलायबिलिटी भी है रिलेशंस में, ओके। इंडिया इज विलिंग टू एंगेज चाइना बट साइमल्टेनियसली डीपन ट्रस्टेड पार्टनरशिप्स एज वेल। तो स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग है ये कि इंडिया किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे नहीं रिलाई कर रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करना जरूरी है। वे फॉरवर्ड यही रहेगा कि और ज्यादा हम डायलॉग करें, कोऑपरेशन करें मल्टीपल एरियाज में, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बैलेंस करके रखें। और इंडिया को ये समझना होगा कि जापान सिर्फ एक इकोनॉमिक इन्वेस्टर नहीं है, इट इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक अलाय। दिस इज अ पीवाईक्यू जो कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो कि इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ जापान। डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डीपनिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ न्यू चैलेंजेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, नेक्स्ट इज कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला है कि रूल्स बनाए जाए सोशल मीडिया कंडक्ट पे। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले जैसे कि क्यों बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कमर्शलाइज कर रहे हैं फ्री स्पीच को, एंड देयर कमेंट्स हैड द कैपेसिटी टू हर्ट सेंटिमेंट्स। तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है वो जैसे कि उसका रीच काफी ज्यादा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो बातें बोलते हैं उससे लोगों की लाइफ पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए दो जस्टिसेस की जैसे ये बेंच थी, सूर्यकांत एंड जो हिमालय बागची, इन्होंने बोला है गवर्नमेंट को कि आप सोशल मीडिया कंडक्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर गाइडलाइंस बनाएं। तो यहाँ पर हम इसके डिफरेंट डायमेंशंस पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन अगर हम देखें तो यहाँ पर इट कैन कम आर्टिकल 19(1)(a) की बात हो सकती है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर 19 क्लॉज 2 जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी एक्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो फ्री स्पीच कर्टेल करने की बात नहीं कर रही है, बट बैलेंसिंग फ्री स्पीच एंड पीपल्स सेंटिमेंट्स। स्कॉलरली व्यू हम यहाँ पर जैसे कि ग्रैनविल ऑस्टिन के साथ इसको सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, जहां पर उन्होंने राइट्स और ड्यूटीज दोनों की बात की है। एथिकली यहाँ पे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो वन इज जस्टिस वर्सेस फ्रीडम। एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरी तरफ है प्रोटेक्टिंग दी वल्नरेबल ग्रुप्स जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं ड्यू टू द कमेंट्स ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। यूटिलिटेरियनिज्म भी यहाँ पर क्वेश्चन में, ग्रेटर गुड लाइज इन प्रोटेक्टिंग डिग्निटी रादर देन अलाइंग अनरेस्ट्रिक्टेड ह्यूमर। एंड वर्च्यू एथिक्स, जहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोशल डायमेंशन यहाँ पे यही रहेगा कि इनके जो कई बार कमेंट्स वगैरह होते हैं उससे वल्नरेबल ग्रुप्स अफेक्ट होते हैं। इनसेंसिटिविटी नॉर्मलाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम, और इन्फ्लुएंसर्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा मेजर है जहां पर उनके इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं एक्सेट्रा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की चीजें एम्पलीफाई हो सकती हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी इशू इज कि हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक सबसे पहले तो रूल्स नहीं है इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्ट, कॉमेडियंस, इन सबको रेगुलेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न यही है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइन हमको चाहिए। लाइबिलिटी स्टैंडर्ड्स, कॉन्सिक्वेंसेज एक्सेट्रा, ये सब आप इंश्योर कीजिए। गवर्नेंस एंड पॉलिसी डायमेंशन में अगर हम बात करें तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करके वो रूल्स बनाए।
जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको खुद भी सेंसिटिव रहना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन की बात हम जैसे करते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर और एक सब में सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, तो सिमिलरली सोशल मीडिया भी इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीपल व्यूज एक्सेट्रा, पुटिंग अप मल्टीपल व्यूज। तो यहाँ पर उन्हें खुद सेल्फ रेगुलेशन भी करना चाहिए। डिजिटल गवर्नेंस पे वर्क कर सकते हैं। ग्लोबली डिफरेंट जो एक्ट्स हैं, जैसे कि जर्मनी का नेट जीजीजी लॉ है, ओके, तो प्लेटफॉर्म्स मस्ट रिमूव हेट स्पीच विद इन 24 आवर्स, वहां पर इस तरह का एक रेगुलेशन है। यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सर्विसेज एक्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग कंटेंट मॉडरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए। यूएन कन्वेंशन है ऑन राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेटरी और डिग्रेडिंग कंटेंट। तो इस सब से हम कुछ सीख सकते हैं और रेगुलेशन, बैलेंस रेगुलेशन, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, अवेयरनेस, ये सब चीजें कर सकते हैं। This is the PYQ discuss the role of social media in facilitating participatory democracy and its challenges. तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग अटेम्प्ट कीजिए। This was all about today's editorial analysis. I hope you all like this breakdown. Thank you for watching this video.